गुड मॉर्निंग। आज हम फिर भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे कि भारतीय संविधान पीछे देखे, भाग के बारे में देखे, अनुसूचियां के बारे में, और संविधान में जो प्रावधान थे वो किस देश के संविधान से लिया गया है। आज जो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यह शुरू करेंगे कि देश को किस प्रकार चलाया जाता है और उसके चलाने के लिए शक्तियों का बंटवारा जो है, पृथक्करण किस आधार पे किया गया और कितने भागों में बांटा गया। तो इस वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे कि आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो भारत के प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक बोले जाते हैं, और उनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। क्योंकि आज जो वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही है, परीक्षाएं हो रही है, उन परीक्षाओं में हम देखते हैं कि अब जो है पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बेस नहीं, वो जो है सब्जेक्टिव बेस 2-3 ऑप्शन दे करके चूज करने के लिए दिया जाता है। इस कारण से इसको जो है हम एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को समझते हुए इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे इसमें राजनीतिक शास्त्र में, तो इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले जो निर्माता थे, उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था, जब हम पढ़ेंगे कि शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे कि एक तो होता है लोकतांत्रिक देश, फिर देखेंगे एक लोकतंत्र, राजतंत्र और एक सैनिक तंत्र, जहां पे राजा का शासन होता है, जहां पे सैनिक का शासन होता है, और एक लोकतंत्र जहां पे जनता का शासन होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय जो है संविधान के निर्माता, वह भारत की शासन व्यवस्था जो है, वह संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चयन किए। कौन सा? भारत की संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो इस प्रणाली में क्या होता है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि यह संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है क्या। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इसका चयन किया गया। और इसके बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें जो है 2 प्रकार के शासन को चलाया जाता है, यानी 2 प्रकार से। एक तो होता है संघात्मक सरकार और एक होता है संसदीय सरकार। कौन कौन सा? एक होता है संघात्मक और एक जो होता है वह होता है संसदीय शासन या सरकार। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे संघात्मक सरकार जो होती है, यह क्या होता है, तो यह संघात्मक में क्या होता है कि इसमें जो है विधायिका से यह स्वतंत्र होता है। विधायिका यानी जो भी विधि का निर्माण करता है, उससे यह स्वतंत्र होता है कोई भी निर्णय लेने में। लेकिन जब संसदीय सरकार की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार स्वतंत्र नहीं होता है। तो इसमें तो देखें तो संघात्मक सरकार की जब बात करेंगे तो हम अमेरिका की संविधान का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। तो इसके बाद हम तो देख लिए कि भारत में क्या है, संसदीय सरकार। और संसदीय सरकार की जब बात करेंगे तो एक देखेंगे अनुच्छेद 79, इसमें एक दिया हुआ है कि संघ के लिए एक सांसद होगा। संघ के लिए क्या होगा कि अनुच्छेद हम किसकी बात कर रहे हैं, 79। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द को पहले समझेंगे कि एक शब्द होता है सांसद, पार्लियामेंट, और एक होता है सांसद, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से, जिसका हम चुनाव करते हैं, जिसको हम एमपी भी कहते हैं। तो दोनों शब्द में अंतर है। ये जो संसद की बात कर रहे हैं, यह है पार्लियामेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 79 में देख लिए कि संघ के लिए एक सांसद होगा।
तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसको चलाने के लिए यह जो संसदीय सरकार जो है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है, इसको चलाने के लिए भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ, यही तीनों स्तंभ मिलकर पूरे देश को चलाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो हम देखेंगे कार्यपालिका, दूसरा देखेंगे विधायिका और तीसरा देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका तो इसमें देखेंगे कि कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, विधायिका का क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं विधायिका का क्या कार्य होता है। विधायिका का कार्य होता है विधियों का निर्माण करना, विधेयक लाना। संसद में सुनते होंगे कि विधेयक पेश हुआ है, विधेयक लाना, योजना को तैयार करना और संविधान में संशोधन करना, ये सब किसका कार्य होता है, विधायिका का। यानी सीधा हो गया कानून बनाना, कानून बनाना, योजना बनाना, ये सब किसका हो गया, विधायिका का कार्य। और उसके बाद देखेंगे कार्यपालिका कि जब यह कानून बन जाता है तो इसको सही तरीके से पूरे देश में लागू करना और सुचारू ढंग से इसको चलाने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का। यानी विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार, यानी संविधान के अनुसार शासन का संचालन करना ही किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का। लेकिन जब इस दोनों में देखेंगे कि विभेद होगा, कोई वैसा योजना या विधि या विधेयक पास होगा जिसका विरोध होगा, तो उसमें जब दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है तो न्यायपालिका का काम होता है कि उसमें न्याय देना। यानी क्या हो गया कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस निर्मित विधियों पर विवाद उत्पन्न होने पर उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका। तो एक तो कार्यपालिका को देखें कि पूरे देश में शासन व्यवस्था को चलाना, विधायिका का कानून बनाना, योजना तैयार करना, संशोधन करना, विधि तैयार करना, ये सब विधायिका का। और दोनों में कोई भी कानून अगर सुचारू ढंग से नहीं चलता है तो उस पर जो है न्याय संगत अपना निर्णय देना किसका काम है, न्यायपालिका का। यानी न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र होता है। तो यहां तक तो देखें। अब यहां से हमको एक देखना है कि हम अनुच्छेद की बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले हम भाग को देखे थे कि 22 भाग है। तो जब भाग 5 का हम अध्ययन करेंगे, कौन सा, भाग 5, तो भाग 5 में क्या था, संघ सरकार का प्रावधान, संघ सरकार का प्रावधान। और उसके बाद जब हम अभी जो अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 52 से 78 में, इसमें क्या है, संघीय कार्यपालिका का वर्णन। संघीय कार्यपालिका का इसमें क्या किया गया है कि पूरे वर्णन किया गया। और इसी अनुच्छेद 52 से 78 तक आज हमें देखना है। तो यहां देख लिए कि संसदीय सरकार में 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। और भाग 5 में जो हम पढ़े संघ सरकार का प्रावधान, उसमें फिर देखेंगे अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका का वर्णन। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि कार्यपालिका, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका किसको बोला जाता है और कार्यपालिका की शक्ति जो होता है किसमें होता है। तो जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका एक देखेंगे, इसके अंदर राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा देखेंगे राज्यपाल,
और उसके बाद देखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, यही चारों को मिलाकर के क्या बनता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका की जब बात करेंगे हम तो इसमें देखेंगे कि पूरे संविधान में अब देखेंगे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें राष्ट्रपति को आज हमें पढ़ना है। किसको पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका। और इसी के अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रपति। और इसके लिए सबसे पहले ही देखें कि 79 में कि एक संसद होगा। तो संसद में क्या होता है कि संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद जो होता है वह लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, यही तीनों को मिला करके जो बनता है उसी को बोला जाता है संसद यानी पार्लियामेंट। तो सबसे पहला देखें कि 79 में देखें कि संघ के लिए एक संसद होगा और संसद का मतलब हो गया कि लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, तीसरा क्या होगा कि राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद हम आज जो हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में, इसी का अध्ययन हम करेंगे। तो यहीं से एक क्वेश्चन भी पूछा गया, क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति जो है वह किसका अभिन्न अंग होता है? राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? तो आपको क्या दिया जाएगा कि संसद का अभिन्न अंग होता है, राज्यसभा का होता है, लोकसभा का। तो यहाँ रेलवे 1993 में क्वेश्चन पूछा है तो यह किसका एक अभिन्न अंग है? तो यह संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन सा? राष्ट्रपति। तो आज जो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति के बारे में और इसको एक एक लाइन से अध्ययन करेंगे। समझते चलेंगे कि यह सरकार जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था जो चल रही है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अंतर्गत, तो किस प्रकार शासन प्रणाली चलती है। तो सबसे पहला हम अब शुरुआत करेंगे कहां से? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका आता है कौन? राष्ट्रपति। तो सबसे पहला हम यहां पर देखेंगे कि अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की जब बात करेंगे तो उस अनुच्छेद 53 में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का संवैधानिक औपचारिक प्रधान होता है। सबसे पहला तो हम देख लिए प्रधान होता है। एक यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है और एक वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो संवैधानिक जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? राष्ट्रपति। पहला पॉइंट को हम देखें। उसके बाद हम देखेंगे फिर यही अनुच्छेद 53 का एक इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अपना कार्य जो है अब स्वयं अपना कार्य स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां भी आपको क्लियर हो गया कि एक जो है 53A, एक में राष्ट्रपति अपना कार्य स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे उसी जगह कि अनुच्छेद 74 में एक चर्चा किया गया है कि इसके सलाह के लिए यानी राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा। अब यहां तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन हो गया? औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। और 53 एक अनुच्छेद की बात करेंगे तो राष्ट्रपति अपना कार्य स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से कार्य करवाएगा।
और अनुच्छेद 74 की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यहां तक हम देखें और इसके बाद देखेंगे कि कार्यपालिका की जो होती है वायु शक्ति मंत्री परिषद में। अब यहां से हम बात करेंगे कि ये तो संवैधानिक और एक शब्द देखे कि औपचारिक। तो जब औपचारिक ये प्रधान होता है तो इसका फिर वास्तविक प्रधान कौन होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहां से देखें कि मंत्री परिषद देखेंगे, लोकसभा पार्लियामेंट जो है संसद किन किन को मिलाकर के बना था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें जितने भी मंत्री होते हैं तो अब आते हैं यहीं से फिर कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। किसमें निहित होती है, मंत्री परिषद में। अब यहां देखते हैं कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है, मंत्री परिषद में। और इन मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान यह होता है प्रधानमंत्री। और जितने भी मंत्री हैं, यहां मंत्री की जब बात करेंगे तो जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक एक पॉइंट को हम देखते चलेंगे, किसके प्रति यह उत्तरदायी होते हैं, तो यह लोकसभा के प्रति हमेशा क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहां तो हम एक देखें कि कार्यपालिका के बारे में देखते चले कि क्या होता है कार्यपालिका। तो संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति, सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्री परिषद जो है किसके प्रति हो गया उत्तरदायी, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि यह जो अभी हम देख रहे थे संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कि पढ़े थे कि कहीं ना कहीं सब दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। तो किन किन देशों से कौन लिया गया था, तो इसकी बात हम चर्चा अब हम करेंगे। तो सबसे पहला तो हम देख लिए कि संसदीय प्रणाली जो भारत की जो है संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखे संसदीय प्रणाली, तो उसको अगर हम देखेंगे तो उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कि जैसे उसमें हम पढ़ेंगे कि कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार के वेस्टमिंस्टर, तो इस प्रकार पढ़ेंगे कि संसदीय सरकार के ये भी क्वेश्चन पूछा है, संसदीय के नाम। तो इसमें संसदीय सरकार के नाम में देखेंगे कि सबसे पहला देखेंगे कैबिनेट सरकार। कौन सा, कैबिनेट सरकार। फिर हम अगला नाम देखेंगे उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार। और उसके बाद देखेंगे सरकार के वेस्ट मिनिस्टर। इस प्रकार हम फिर एक बार देखें कि संसदीय सरकार के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से यह जाना जाता है। और इसकी जब हम बात करेंगे तो यह संसदीय सरकार अभी ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा, कुछ नामों को हम क्या करेंगे कि याद रखेंगे, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में कभी कभी यह डाल देता है कि भारत में किस प्रकार की सरकार अभी चल रही है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे कि यह जो संसदीय प्रणाली, एक बात किए थे ब्रिटेन की, तो यह जो है अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो इसकी
कहां से अपनाया गया? तो यह जो है ब्रिटेन से ही अपनाया गया था। कहां से अपनाया गया था? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। तो यहां देखेंगे जिस प्रकार ब्रिटेन में जो होता है संवैधानिक जो होता है, यहां पर देखें कि वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, औपचारिक रूप से देखें। इसी प्रकार देखेंगे कि ब्रिटेन में भी जो है राजा रानी के पास जो है सिर्फ औपचारिक व कार्यपालिका का प्रधान होता है। और भारत में भी देखें कि राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका के औपचारिक क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इस दोनों में अंतर क्या है? तो जब ब्रिटेन की हम बात करेंगे तो ब्रिटेन में देखेंगे कि यह राजा रानी की जो हम बात करते हैं, सम्राट की बात करते हैं, सम्राज्ञी की बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि वहां ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां जनरेशन के अनुसार, यानी वहां चलता है वंशानुगत। लेकिन भारत में जो है वंशानुगत नहीं चलता है। भारत में इसका क्या होता है कि चुनाव होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है कि चुनाव होता है। तो ब्रिटेन कहां से लिया गया है कि यह संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसमें क्या है? ब्रिटेन से यह लिया गया। और दोनों में अंतर भी हम देख लिए। और इसके बाद हम यहीं पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी, यूपीएसएससी में कि यह जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से किया जाना सही रहेगा? कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से किया जाना सही रहेगा? तो वहां पे क्या है कि यही ब्रिटेन जो है इसी देश के संविधान से किया जाना सही रहेगा। यानी हो गया कि भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। ब्रिटेन की संसदीय जो व्यवस्था चल रही है उसी को भारत में अपनाया गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्राफ में देखेंगे कि अभी जो हम 52 से अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को जो पढ़ेंगे 52 से 62, 72, 79 ये सब जो पढ़ेंगे तो इसका एक हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ में किसमें किसकी चर्चा की गई है। तो इस ग्राफ को ध्यान से एक नजर देखना है और उसके बाद फिर इसको हमें समझना है। इस ग्राफ को देखने के बाद हम जो है अब राष्ट्रपति ग्राफ को देख लिए। इसमें देखते हैं कि सबसे पहला वह भारत का, वह देश का प्रथम नागरिक या राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान। अब यहां हम देखते हैं कि जब अनुच्छेद 52 की बात करेंगे, अनुच्छेद 52, तो इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसको भी देखना है कि होगा। होगा का मतलब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी समाप्त नहीं हो जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। और यह पद जो है कभी खाली भी नहीं रह सकता है। तो इसमें ध्यान दिए होइएगा, कभी राष्ट्रपति का अगर शपथ ग्रहण होता है तो उस समय हम देखते हैं कि जो निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, वो शपथ ग्रहण करने के बाद जब अपने कुर्सी पर जाते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति उस समय उठ करके बगल के कुर्सी पर और उस समय फिर उसी समय अपने पद को धारण करते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति। यानी वह पद न तो कभी खाली रह सकता है और न तो वह कभी समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यह राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएं क्या सब हैं, यानी योग्यता।
तो सबसे पहला देखेंगे कि उनका उम्र जो है कितना होना चाहिए, 35 साल। दूसरा क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक। अब यह जो देखते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, इस पर भी एक प्रश्न आया हुआ है एसएससी में कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन होता है। फिर एक बार कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है, तो वह होता है संसद। ये नागरिकता जो मिलता है इसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है, संसद। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह लोकसभा के सदस्य, किसका, लोकसभा के सदस्य बनने की सभी योग्यताएं रखते हैं। किसका, लोकसभा के सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखते हैं। अगला देखेंगे कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब देखिए कि यहां जो लिखा गया है लाभ के पद, तो लाभ के पद हम किसको मानेंगे, पहले हम देखते हैं इसको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा संघ ये जो हम देखते हैं राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद या राज्यपाल, संघ अथवा राज्यों के पद, ये सब जो देखते हैं ये सब पद को जो है लाभ का पद नहीं माना गया है। ये सब पद पर अगर आसीन रहते हुए भी वह चुनाव लड़ सकते हैं और वह बन सकते हैं, ये सब लाभ के पद नहीं माना गया है। इसके बाद देखेंगे कि हम कि उनके नामों का 50 निर्वाचकों द्वारा, कितने, 50 निर्वाचकों द्वारा उनके नामों का प्रस्ताव, उनके नामों का प्रस्ताव जो है पारित करने के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए, 50। और फिर यही देखेंगे कि 50 निर्वाचकों द्वारा उनके नामों का अनुमोदन, और पूर्व में हम बात करेंगे, पहले की बात करेंगे तो उस समय यही 10-10 की संख्या में रखा गया था। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति संसद या विधानसभा के किसी भी, राष्ट्रपति संसद या विधानसभा के किसी भी, दोनों में, ये राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद या सभा के किसी भी सदन का सदस्य न हो। अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जो लड़ रहा, वह विधानसभा या संसद के किसी भी सदन का अगर सदस्य है, तो निर्वाचन की अवधि यानी निर्वाचन की तिथि जो होती है, उस तिथि से, कब से, निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन की तिथि से वह पद, जिस पद पर वह आसन अगर रहता है संसद या विधानसभा के किसी भी सदन में, तो वह क्या माना जाएगा, तिथि से रिक्त माना जाएगा। इसमें समझ लिए। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हो। राष्ट्रपति जो है कोई भी लाभ का पद धारण न किया हो।
तो इसको हम देखें कि अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, और इससे 2-3 क्वेश्चन निकलता है। एक बार ये पूछा गया है, फिर आपको एक ऑप्शन में दे देगा ये, और उसमें से कहेगा कि इसमें से कौन सा गलत है। तो एक एक इसके पॉइंट को भी हमें समझ लेना है कि इसको याद भी कर लेना है। क्योंकि लाभ का पद देखते हैं तो ये सब पद को लाभ के पद में नहीं जोड़ा गया। उसके बाद फिर बात हम करेंगे एक अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की हम बात करेंगे कि यह राष्ट्रपति जो है कितने बार चुनाव लड़ सकते हैं, निर्वाचित कितने बार हो सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जब संविधान तैयार हुआ था उस समय इसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन हम देखे हैं कि प्रथम बार मात्र एक राष्ट्रपति, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह 1952 से 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। तो अनुच्छेद 57 निर्वाचन की पात्रता, तो बस इसे समझ लेना है किसकी चर्चा है, निर्वाचन की पात्रता की इसमें चर्चा है। तो इसमें कोई भी जो है राष्ट्रपति के पद के लिए कितना बार चुनाव लड़ सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन हो सकता है, इसकी चर्चाएं जो है संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान तक देखेंगे तो मात्र एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार 1952 से 62 तक राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। लेकिन जब यही अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान में देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं, 2 बार वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक कि जमानत राशि, जमानत राशि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ जो है अपना पैसा हो किसी न किसी रूप में रखना पड़ता है। किसके पास? बैंकों के पास। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की जब बात करेंगे तो इसके लिए जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये यह आरबीआई के पास हो या राष्ट्रीयकृत बैंक के पास, कहीं भी हमें कितनी राशि रखना होता है? 15,000। और यह होता क्या है कि जब चुनाव होने के बाद हमें कुल वैध मतों का कितना? कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर नहीं होता है तो यह जो है जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। इसी में हम लोग बोलते हैं कि उसका जमानत जो है जब्त हो गया। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? 15,000 रुपया। कुल वैध मतों का 1/6। वैध मत किसे कहते हैं? कि मान लिया जाए किसी भी इलेक्शन में चुनाव में 300 वोट चुनाव में गिरा था और उसमें से जो है 30 वोट खराब हो गया, यानी उस पर जो मोहर लगा वो मोहर कहीं दूसरी जगह लग गया, या मोहर नहीं लगा, या अन्य कारणों से, या तो कितना मानेंगे वैध? 270 ही माना जाएगा। यानी जो भी वोटिंग खराब हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, वही होता है वैध मतों। और कितना वैध मत है उसका हम 1/6 निकालेंगे। अगर 300 है तो इसका 1/6 यानी 50। इससे अगर उसे कम वोट आता है तो उसकी क्या होती है? जमानत जब्त हो जाती है। और इसके बाद हम फिर देखेंगे कि इसी में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का पद जो होता है उसके लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? तो इसमें हम देखेंगे कि एक अनुच्छेद की बात करेंगे जो आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 324A, भारत का निर्वाचन आयोग। किसी भी सब में पढ़ेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 324A, भारत का निर्वाचन आयोग।
इसी में हम लोग देखते हैं अभी बार बार न्यूज में इसी बोला जाता है, यही होता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। और इसके बाद हम अनुच्छेद 54 में हम राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करेंगे कि उनके मंडल में जो है उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है। किस अनुच्छेद की बात करेंगे? 54। कौन कौन से उसमें भाग लेंगे, कौन कौन से भाग नहीं लेंगे उनके निर्वाचन में। तो सबसे पहला देखेंगे कि सदन यानी संसद का दोनों सदन। तो दोनों सदन का मतलब क्या हो गया कि एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा के दोनों सदस्य। उसके बाद हम देखेंगे फिर विधानसभा यानी विधायक, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें अनुच्छेद 54 में किसका चर्चा है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो इसमें कौन कौन से भाग लेंगे? तो संसद के दोनों सदन, दोनों सदन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों। और उसके बाद देखेंगे कि सभी राज्य के निर्वाचित विधायक और उसके बाद अभी हम देखेंगे तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक। यह जो हम देखते हैं पहले यह दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें नहीं जोड़ा गया था, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों यहाँ के विधायक भाग नहीं लेते थे। लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे कि 70वें संविधान संशोधन 1992 इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली और पुडुचेरी को भी जोड़ दिया गया। दिल्ली प्लस पुडुचेरी के विधायक को भी जोड़ा गया। अब तो हो गया कि ये सब तो लोग वोट गिराएंगे, चुनाव में भाग लेंगे, तो भाग कौन कौन नहीं लेंगे। तो हम आगे जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तो इसमें आगे राष्ट्रपति में इनका अधिकार जब देखेंगे तो यह देखेंगे कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करेंगे। वह कला के क्षेत्र से हो, संगीत से हो, खेल के क्षेत्र से हो, फिल्म क्षेत्र से हो, यानी हर प्रकार के क्षेत्रों से यह कितना 12 को, और लोकसभा में 2। तो यह जो मनोनीत किया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये लोग इसमें जो है भाग नहीं लेंगे। कौन कौन? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। दूसरा फिर तीसरा कौन सा? तो एक विधान परिषद के कोई भी सदस्य। क्योंकि विधान परिषद की जब बात करेंगे तो सभी राज्य में अभी तक विधान परिषद नहीं है, जिस कारण यह भी उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहां तक देखें कि भाग कौन लेगा? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक। और 70वें संविधान में इसको जोड़ा गया था, दिल्ली पुडुचेरी को यानी केंद्र शासित प्रदेश को पहले नहीं जोड़ा गया था। और बाद में देखेंगे कि कौन कौन से भाग नहीं लेंगे चुनाव में। तो ये लोग जो है चुनाव में भाग नहीं ले सकते, यानी कोई भी मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के कोई भी किसी राज्य के सदस्य।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि अनुच्छेद 55 की बात करेंगे कि उनका रीति क्या है, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें हम देखेंगे एक कि अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है कि प्रत्यक्ष होता है कि जब हम किसी भी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से किन्हीं का चुनाव करते हैं, वोट गिराते हैं, तो वह प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष बोला जाता है कि जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर अपने माध्यम से किसी का चुनाव करते हैं, किसी को चुनते हैं, तो वह बोला जाता है अप्रत्यक्ष। यानी इसमें जो है राष्ट्रपति में देखेंगे तो हमारे द्वारा लोकसभा में जितने भी चुने जाते हैं मनोनीत को छोड़कर, वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इसमें जो है कि सबसे पहला हम देखेंगे, फिर अनुच्छेद किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 55। तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें चर्चा किसकी की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचक रीति। किसकी चर्चा है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक रीति की चर्चा इसमें की गई है। तो इसमें भी हमें ध्यान देना है कि रीति क्या है उनकी रीति। तो सबसे पहला देखेंगे, एक अनुच्छेद की बात करेंगे कि 53 का 3 देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 53 का 3 अनुच्छेद कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, सबसे पहला देख लिए कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इसमें दूसरा देखेंगे कि इनका जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के, इसको भी समझेंगे आगे कि ये सब क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे। फिर अगला देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो देखेंगे कि एकल संक्रमणीयता के आधार पर। और इसको हमें समझना है कि कैसे किसका वोट का कितना वैल्यू होता है और किसी विधायक का वैल्यू और सांसद का वैल्यू, उनके वोट का वैल्यू क्या होता है, किस अनुपात में उसको निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो आगे हम इसको भी देखेंगे। उसके बाद क्या है कि मतदान जो है वह गुप्त होता है। मतदान क्या होता है, गुप्त होता है। ये 3 और 4 पॉइंट को हम समझेंगे कि इसका मतदान क्या होता है, गुप्त होता है। और इसके बाद देखेंगे इसके मतदान में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर हम बात करते हैं तो इसकी सारी जानकारी किसके किसके बारे में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी जब हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति 1952 का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम, तो उसमें देखेंगे कि इसके बारे में पूर्ण विवेचना किया गया है, इसके बारे में एक एक जानकारी लिखा गया है। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अगर कोई मामला आता है का विधि द्वारा विनियमित, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब नियम जो बने हैं, इसमें अगर फिर से कोई बदलाव करना है या चेंजिंग लाना है तो यह कौन लाएगा, इसके लिए विधि कौन बनाने का अधिकार किसको है, तो इसके लिए यह विधि जो है संसद को ही बनाने का अधिकार मिला है। तो इसको भी हम समझ लिए कि किसको मिला है, संसद को मिला है। और इसके बाद फिर देखते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन जो है वह तो पढ़े भारत का निर्वाचन आयोग करता, लेकिन अगर उसमें कोई भी निर्वाचन विवाद आ जाए, शंकाएं उत्पन्न हो जाए और विवादों की जांच, तो कौन करेगा इसकी जांच। जैसे इलेक्शन होता है और 2 लोग में देखते हैं वोटिंग को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसकी फिर जांच कौन करेगा और जांच करने के बाद जो है इस पर अंतिम निर्णय कौन देगा,
तो हम पढ़ेंगे कि सबसे ऊपर जो स्वतंत्र रूप से स्थान जो है वह है सुप्रीम कोर्ट का। तो अंतिम निर्णय देने का अधिकार, इसको जांच करने का अधिकार, जो हम लोग बार बार देखते हैं एससी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उसी को अंतिम निर्णय देने का अधिकार है और वही निर्णय माना भी जाएगा। तो यहाँ जो हम दो चीज देखे हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीयता, तो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में तो हम देखें कि राष्ट्रपति पद की फिर शपथ ग्रहण कराएंगे और जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि एक मंत्री परिषद का गठन होगा, उसका भी अगर गठन हो जाता है तो फिर देखेंगे कि किस प्रकार उनको उनके पद से हटाया जाता है, यानी किस अनुच्छेद के माध्यम से उन पर जो है महाभियोग लगता है। तो आगे इन सब को अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।